हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है सुपरटेक एवी। इसका जो आईपीओ है वो 25 से 27 जून के बीच में खुलने वाला है। 92 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया, 1200 का लॉट साइज है और ये कंपनी लगभग 2900 से लगभग 30 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है। 2900 नहीं, 30 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें से कंपनी के पास में यहाँ पर 28 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। कंपनी जो यहाँ पर खुद की वैल्यू लगा रही है वो 113 करोड़ रुपए लगा रही है। और कंपनी जो है काम क्या करती है, तो ईवी सेक्टर के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि 3 व्हीलर्स होते हैं, 2 व्हीलर्स होते हैं, जो स्कूटीज़ होती हैं या फिर जो हम लोग रिक्शोज़ देखते हैं, ईवी रिक्शोज़, इलेक्ट्रिक रिक्शोज़, वो कंपनी आज के दिन बनाती है। इनके आज के दिन 12 मॉडल्स हैं, वेरिएंट्स भी हैं इनके पास में, मॉडल्स हैं टोटल मिला के 12 मॉडल्स हैं, वो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों में मिला के। और ये बोल रहे हैं कि अच्छा खासा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आज के दिन ऑल ओवर इंडिया 19 स्टेट्स के अंदर में है। सो ये क्लेम कर रहे हैं ऐसा सब कुछ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में मालिकाना हक बिफोर द आईपीओ 94% था, आफ्टर द आईपीओ 69% रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनका नाम है कॉर्पोरेट मेकर्स कैपिटल लिमिटेड। तो इनके जो आईपीओ पहले, इनका एक आईपीओ आया है कैन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, उसका जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेकार रही है। 2025 की बात कर रहे हैं। सो कुछ ज़्यादा उम्मीदें मुझे भी इससे लीड मैनेजर से कमी है। इन्होंने जो वैल्यू लगाई होगी इस कंपनी की, वो ज़्यादा ही लगाने की कोशिश की होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी जितने पैसा उठा रही है उनका क्या करने वाली है। तो ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर हम 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ 65 लाख रुपए से तो हम 1 करोड़ नहीं, 16 करोड़ 50 लाख रुपए से तो हम लगभग वर्किंग कैपिटल जो हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है उसमें ही पैसा लगाने वाले हैं, क्योंकि हम पे लोन वोन थोड़ा ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह, उसको चुकाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो 3 करोड़ रुपए हैं उसको भी हम लोग लोन चुकाने में ही काम में। दैट मीन्स कंपनी के पास में ऑलरेडी कैपेसिटी है, एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दे रही है, लोन चुकाने पे ही मेनली कंपनी ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाला कंपनी को अच्छे दिन चला रहे हैं यतेंद्र शर्मा जी। उनके पास में अच्छा खासा मालिकाना बिफोर एंड आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। कंपनी में कोई केस वगैरह नहीं है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर 2022 में इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जो है ये जो प्रोप्राइटरशिप फर्म ये कंपनी चल रही थी, उसके बाद में इन्होंने जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक्वायर करके यहाँ पे कंपनी बना के प्रोप्राइटरशिप फर्म को एक्वायर कर लिया। दैट मीन्स कि एक प्रोसीजर है आईपीओ से पैसा उठाने का, वो इन्होंने स्टार्ट किया है। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है वैसे देखा जाए तो ये। नेक्स्ट यतेंद्र शर्मा जी है, यहाँ पर 43 की एज आज के दिन इनकी हो गई है। एंड उनके बारे में और एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लगभग बोल रहे हैं कि इसी फील्ड के अंदर में इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट ये इन्होंने पिछले साल जो है 24 लाख रुपए सैलरी जो है इसी कंपनी से उठाई है। जो नाम है सर्वोट सुपरटेक, राइट, ये पर्टिकुलर नाम जो है, लोगो जो है कंपनी का आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है और ओपोज हो चुका है। रजिस्टर्ड छोड़ो, इनको शायद हो सकता है नाम चेंज करना भी पड़े। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मेनली जो है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दैट मीन्स वर्कर लेवल पे काम कर रहे हैं। बाकी 4 एम्प्लॉयज़ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी काम कर रहे थे। टोटल मिला के 148 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के अंदर में आज के दिन काम कर रही है। नेक्स्ट कंपनी जो यहाँ पर माल खरीदती है, अपना रॉ मटेरियल जो खरीदती है वो इंडिया से ही ज़्यादातर खरीद रही है। बाहर से भी खरीदना पड़ रहा है पिछले साल के हिसाब से, और इस साल जो है मेनली जो है कंपनी इंडिया से ही डोमेस्टिक परचेज ही कर रही है, बाहर से ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ठीक ठाक है, जबकि उसके ऊपर में कंपनी जो है माल ज़्यादा नहीं बना रही है। तो कैपेसिटी अच्छी खासी है, बट कंपनी के पास में माल ज़्यादा नहीं बिक रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ज़्यादा माल बना भी नहीं पा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी माल बना भी रही है, जैसे यहाँ पे देखने को मिला कि 3454 जो यूनिट्स हैं, नंबर्स इन्होंने बनाए हैं, स्कूटी और 3 व्हीलर सब कुछ बना मिला के, इनमें भी काफ़ी जो है माल इन्वेंट्री है वो बच गई है। उसको हम लोग आगे बात करते हैं। तो माल बना रही है तो ऑलरेडी कैपेसिटी, ऑलरेडी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, और जो बना रही है वो भी बच जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी आपको मशीनरी वगैरह की फ़ोटो देखने को मिल रही है। अब कंपनी जो बनाती है, जो 3 व्हीलर बनाती है, 2 व्हीलर बनाती है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो बना रही है उसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 3 व्हीलर और 2 व्हीलर को आजकल के दिन बनाने में बहुत आसान तरीका है। सारी की सारी एक्सेसरीज ऑनलाइन आराम से मिल जाती हैं, बस आपको असेंबली करनी पड़ती है। तो बैटरी आराम से मिल जाती है, चाहे आपको लिथियम आयन बैटरी मंगवानी हो, कोई भी मंगवानी हो। जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे ब्रेकिंग हो गया, वो जो क्लच हो गया, राइट, वो सब कुछ जो एक्सेसरीज हैं वो भी मिल जाती है मार्केट में इजीली। और जो मोटर होती है जो कि टायर्स को घुमाती है वो भी इजीली अवेलेबल है। बस आपको चेचिस बनाना है और सब कुछ असेंबल करना है। तो यही सेम काम जो है कंपनी यहाँ पर कर देखने को मिल रही है। तो अगर आपको कहीं घर पे या फिर पास में कोई, अगर आपके पास में कोई लोहे की दुकान या फिर वेल्डिंग करने वाला है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप आसानी से, मतलब जो मार्केट में 1.5-2 लाख रुपए की चीज़ मिलती है उसको आराम से आप घर के ऊपर में बना सकते हैं। 30-35 हज़ार रुपये के ऊपर में वो भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो है थ्री व्हीलर का जो है ऑपरेशन किस तरीके से बनता है उसको ये फॉलो करते हैं कि ये पर्टिकुलरली हम काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, पहले चेसिस बनाते हैं एंड ऑल दिस। एंड ये है टू व्हीलर का जो है वो कैसे बनता है उसको यहाँ पर बना रखा है। ये इनकी फैक्ट्री की जो फोटोज़ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनके टू व्हीलर्स का जो फैक्ट्री में जो खड़ी हैं बनी बनाई, जो कि बिकी नहीं है अभी, उनकी आप फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। इनकी फैक्ट्रीज़ की और फोटो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनकी यूनिट है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफ़ी सारी इनकी गाड़ियाँ हैं जो कि आज के दिन बनाती हैं और बेचती हैं, जिनकी आप फोटोज़ यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो माल बिक रहा है आज के दिन डिस्ट्रीब्यूटर 1 से 10% बिक जा रहा है, और टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे 41% माल बिकता है, बाकी 61% जो है बाकी दूसरे सोर्सेज से, अदर टॉप 1 से ही 10% कंपनी का माल बिकता है। कंपनी का यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत नजर आए कि कंपनी ने अपने जो इंश्योरेंस ले रखा है, जो ये स्टॉक का, व्हीकल्स का जो इंश्योरेंस जो कंपनी के पास में पड़े हैं एज इन स्टॉक, उनका इंश्योरेंस सिर्फ 18 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, स्टॉक का और व्हीकल्स का दोनों का मिला के 1 करोड़ तक का भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं ले रखा है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कंपनी के पास माल है कितना आखिरकार। ये अगर इसको मिलाते हैं, अगर ईवी का अगर एक स्कूटी की अगर रेट पड़ती है तो 1 लाख रुपए की हमको मार्केट में पड़ती है, एटलीस्ट 1 लाख रुपए की पड़ती है नॉर्मल जो स्कूटी होती है अच्छी वाली, और यहाँ पर इनके पास में 50, तो यहाँ पे इनके पास में मुश्किल से होंगे 200 यूनिट्स के आसपास में होंगे, 200 यूनिट्स के आसपास का इन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी कम है। दैट मीन्स की फैक्ट्री बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी का रेवेन्यूज़ को अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने पहले करती थी प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम, फिर उन्होंने कंपनी को चेंज कराया, प्राइवेट लिमिटेड में काम कन्वर्ट कराया। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में जब कंपनी काम करी थी तब इनका जो रेवेन्यू है वो कितना निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 16 करोड़ था। 16 करोड़ से सीधा कम आया 35 करोड़ के ऊपर में। इन्होंने जो कोमास वगैरह जो लगा रखे हैं वो कैसे लगा रखे हैं, 35 करोड़, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ कि क्या है, ठीक है 16 करोड़ से 35 करोड़ इंक्रीज हुआ, अच्छा खासा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर इनका हम लोग लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखते हैं जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म से कन्वर्ट होने के बाद में जो रेवेन्यू वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है 35 करोड़ से इसे 2 करोड़ और मिला तो 38 करोड़ से सीधा इंक्रीज होगा 65 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने लगी कंपनी। 65 करोड़ से इस साल जो है कंपनी ने 75 करोड़ तक का माल बेचता है, तो 10 करोड़ की और इंक्रीज कंपनी ने। सो इस साल लेटेस्ट जो डेटा है कंपनी बोल रही है हमारे 19 स्टेट्स के अंदर में माल बिकता है, 19 स्टेट्स में माल बिक के 400 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए कंपनी का जो टोटल माल बिका है पूरे साल में वो 75 करोड़ रुपए का माल बिका है, मात्र 75 करोड़ रुपए का माल, राइट। 75 CR का माल बिका है यहाँ पर। इससे ज़्यादा राशन वाला एक छोटी सी राशन की दुकान होती है वो बेच देता है इससे ज़्यादा माल। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाला कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट्स दिखाए हैं और जो माल बचा है यहाँ पर दिखाया कि 1 करोड़ 85 लाख रुपए का माल जो है एज एन इन्वेंट्री हमारे पास में बच गया है। पहली चीज़ तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी के पास में माल ऑलरेडी एक तो कम बन रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, फैक्ट्री बहुत बड़ी बना ली है, यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है, उसके बावजूद भी माल ज़्यादा बना ले रहे हैं, वो बच जा रहा है। यहाँ पर भी मुझे एक दिक्कत नजर आई कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज 1 करोड़ 85 लाख रुपए का, राइट। यहाँ पर दिखाएं 55 करोड़ रुपए तक का इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे और समझ में नहीं आती है कि कंपनी का अगर हम लोग बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो पूरी कंपनी में पैसा लगा हुआ है 44 करोड़ रुपए। 44 करोड़ में अगर हम लोग देखते हैं तो मेनली इनका जो पैसा पड़ा हुआ है 44 करोड़ में से आधे से ज़्यादा पैसा जो कहाँ पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है। पिछले साल था 13 करोड़ की इन्वेंट्री बची हुई थी, इस साल जो है 23 करोड़ की इन्वेंट्री बच गई, राइट। इन्वेंट्री इन्होंने यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट में दिखाई है कि इन्वेंट्री बची है 1 करोड़ 85 लाख की, यहाँ दिखा रहे हैं कि इन्वेंट्री में इंक्रीज हो गया बैलेंस शीट के अंदर में सीधा का सीधा ही 10 करोड़ रुपए से 10 करोड़ की इन्वेंट्री बच गई। 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर में 3 करोड़ की इन्वेंट्री थी, 3 करोड़ से 13 करोड़, मतलब 10 करोड़ का इंक्रीज हो गया, इन्वेंट्री बच गई फिर से 13 करोड़ से 23 करोड़ हो गई, फिर इन्वेंट्री बच गई। तो इन्वेंट्री इतनी बना क्यों रहे हो ऑलरेडी जब बिक ही नहीं रहा माल, तो मेरे को तो वो लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। और यहाँ पर ये जो डेटा है ये आधा कम क्यों दिया, मुझे तो कम लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेंट्री जो ये दिखाई है बची हुई, इसी के बेसिस के ऊपर मेनली जो है कंपनी का एक नेट प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है, और कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट 6 करोड़ 19 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है। मार्जिन इस कंपनी के जो है पर्टिकुलरली वो ठीक दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिला कंपनी का 75 करोड़ का माल बिकता है, इन्वेंट्री को अगर हम लोग बची हुई है उसको आउट भी कर दें तो लगभग 4 करोड़ रुपए तक का माल कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल ले रही है, 4-4.5 करोड़ रुपए तक का नेट प्रॉफिट निकाल ले रही है। दैट इज अराउंड कितना 5% के आसपास में, 5 से 6% के आसपास में,
राइट, 6-7%, 6-7% मान लो, तो 6-7% का नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल ले पाई। अब पॉइंट ये है कि इतना भी प्रॉफिट निकाल ले वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, बट यहाँ पर कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कंपनी कैश मतलब हाथ में पैसा जो है वो नहीं आ रहा है। कैसे आएगा, क्योंकि कंपनी जितना ही माल बेच रही है उसमें भी ट्रेड रिसीवेबल्स रह जा रहे हैं, राइट। हमने भी देखा कि 4-4.5 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री को भी हटा दें तो 4-4.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आना चाहिए, तो वो कैश आना चाहिए हाथ में ताकि फैक्ट्री और आगे बढ़े। फिर पॉइंट ये है कि यहाँ पर वो भी पैसा आ नहीं रहा है, वो भी अटक जा रहा है। 7 करोड़ रुपए तक का कंपनी ने यहाँ पर इन्वेंट्री वो है वो कर रखी है, साथ में ही कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस भी पे कर रखे हैं। उसके अलावा जो कैश फ्लो है उसकी तो लगी पड़ी है, बुरी तरह लगी पड़ी है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है वो 5 करोड़ रुपया नेगेटिव में, हर साल नेगेटिव में रहता जा रहा है। यूजुअली जब नेगेटिव में कैश फ्लो रहता है तो कंपनी के पास में और माल बनाने के पैसे नहीं बचते, और नहीं माल बनाने के पैसे बचते तो कंपनी को लोन लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और कंपनी की हालत खराब लगी रहती है। तो कंपनी का एक तो रेवेन्यू बहुत कम है, उसकी इंक्रीजिंग रेट बहुत कम है, इतनी छोटी होते हुए इंक्रीजिंग रेट वो भी ईवी सेक्टर के अंदर में बहुत कम है, बिकॉज कंपटीशन बहुत भयंकर है, बहुत इंटेंस कंपटीशन है, जिसकी वजह से कंपनीज का आगे फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है। तीसरी बात, ईवी सेक्टर के अंदर में जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में बहुत कंपटीशन आ चुका है। 3 व्हीलर के अंदर में भी अब जब महिंद्रा वगैरह वो सब घुस चुके हैं तो अब वो, और 3 व्हीलर के अंदर में एक चीज़ और है कि वहाँ पे हर लोकल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि इन जो इंडिया लेवल के ऊपर में काम करने देते नहीं, तो उसकी वजह से इनके जो फ्यूचर है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, और साथ में आज के दिन जो हालत बनी हुई है उसके ऊपर में भी सवाल है कि इन्होंने जो डेटा दिया है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, इसकी फ्यूचर में बने रहने की उम्मीदें बहुत कम नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा हम प्रॉफिट के हिसाब से पी और पीबी रेशियो के हिसाब से देख लें तो यहाँ पे 4.5 करोड़ के हिसाब से मैं अगर पी रेशियो निकाल पाती हूँ तो 20-25 के आसपास का आता है, राइट। 25 का पी रेशियो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में अच्छा है, राइट, इट्स गुड कि निकाल ले पा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पीबी रेशियो है नेटवर्थ के हिसाब से तो 16 करोड़, और 16 करोड़ ये कंपनी उठा ले रही है 30 करोड़ और, तो यहाँ पर 35, राइट, 16, 30, 35, 45 तो 40 मान लो, खर्चा वर्चा निकाल के 4 12 लगभग 2.5 के आसपास का पीबी रेशियो निकल गया, 2.5, 2.7, 2.8 के आसपास का, तो वो भी ठीक है। अब पॉइंट ये है कि पी और पीबी रेशियो तो ठीक है, बट जो सवाल है वो फ्यूचर आने वाले टाइम के ऊपर में कि आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी अच्छा खासा नुकसान दिखाए या फिर ग्रोथ जो है यहाँ पर ना देखने को मिले, तो आने वाले टाइम के अंदर में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम नॉट पॉजिटिव इन दिस कंपनी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आई एम नॉट पॉजिटिव, बट यस लिस्टिंग गेन के हिसाब से, राइट, तो उसके हिसाब से हम लोग मान के चल सकते हैं अगर यहाँ पे 30-40% का एक ईवी सेक्टर के नाम से अगर यहाँ पर बूम देखने को मिलता है 40-50% के आसपास का, मोर देन 50% मान के चलो अगर यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है, फॉर लिस्टिंग पर्पसेज ओनली वी कैन अप्लाई। दैट्स ऑल। कर फिर मिलता है वीडियो के साथ में, बाकी फाइनली सी यू टुमारो।